Assalamu alaikum class. How are you doing? जी वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं सब लोग? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डूइंग वेल सर। बहुत इंतज़ार करना पड़ा आज आप लोगों को। वो तमाम लोग जिनको कोई इश्यूज थे रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ ऐसे, वो प्रेजेंट हैं क्लास में? जी बिल्कुल। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है, हम पास्ट पेपर्स का टॉपिक ले लेते हैं। वॉइस आपको कम आ रही है? बस बढ़ा लेते हैं। जी, अब क्लियर है आपको? जी सर, अब क्लियर है। ओके, आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स। अपने माइक ऑफ कर लें काइंडली। ज़ोहेब, आप अपना वॉल्यूम चेक करें। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। हमने इसको पाकिस्तान स्पेसिफिक कर दिया है। अब सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि इसमें उसने क्या चीज़ पूछी है। आज आप चैट बॉक्स यूज़ करेंगे और अपने अपने व्यूज़ बताएंगे। बताएं उसने इस टॉपिक में क्या क्या पूछा है। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। आप चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं और उसमें मुझे टेक्स्ट करके बताएं कि इसने इस टॉपिक में एग्जामिनर ने क्या पूछा है। सब अपने अपने व्यूज़ टाइप करके शेयर करें मुझसे। ओके, सक्सेस स्टोरी पूछी है उसने और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एक ये चीज़ पूछी है। एवरीवन, आई वांट एन इनपुट फ्रॉम एवरीवन। ओके, hurdles being faced by us, hurdles being faced by not by us but by our political system, but by our democracy. ओके, शान अली साहब कहते हैं कि उन्होंने फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी पूछा है। ठीक है, होप्स में फ्यूचर का एलिमेंट ही आएगा, लेकिन उसमें जो करंट जो चीज़ें हैं जिनकी बेस पे आप, क्योंकि करंट जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी बेस पे आप ये प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर कैसा होगा। तो या तो वो डायरेक्ट कह सकता है कि व्हाट इज करंट सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फिर तो ठीक है। या वो अगर कहे कि व्हाट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो फिर हम लफ्ज जो है वो फ्यूचर ही यूज करेंगे, लेकिन उसको कुछ करंट ट्रेंड्स की बेस पे उसको हम इवेलुएट करेंगे। ओके, current situation of democracy in Pakistan and future of democracy along with problems which don't let the democracy to flourish in Pakistan. जी नूर, very well. अच्छा, way forward will act as cherry on cake. Okay, right. और सनाम साहिबा कहती हैं कि what are the hopes and what are the obstacles regarding the future of democracy in Pakistan? Yes, right. But why don't you talk about the current situation? कोई भी ऐसा ऐसे
जिसमें आप ये चीज अब आप माइंड में रख लें कि वो किसी भी चीज का फ्यूचर पूछे, वो ये कहता है कि इवन अगर जेंडर इक्वालिटी पे आ जाता है ऐसे, या वो विमेन का जो पाकिस्तानी विमेन जो है वो उनके फ्यूचर की बात करता है, तो उसमें भी हमें करंट सिचुएशन बताना बहुत जरूरी होगा। वो करंट सिचुएशन, उसको वो लेटेस्ट अपडेटेड ग्राउंड रियलिटीज हम उसको बताएंगे, या जो भी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं या जो भी करंट सिचुएशन है उसकी बेस के अगर हम अपना थीसिस बिल्ड करेंगे, तो हम एक स्ट्रॉन्ग थीसिस बिल्ड करेंगे कि अब ये जो हालात हैं इनकी बेस पे कहा जा सकता है कि आगे ये होगा। तो करंट ट्रेंड्स जो है ना वो बताना बहुत जरूरी है। समाविया साहिबा कहती हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें अगर वो ये कहे कि डेमोक्रेसी के जो है वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, तो फिर ये जरा ज्यादा रेलेवेंट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स वाली बात। असल में वो ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को चैलेंजेस क्या हैं और हमारी होप्स क्या हैं कि फ्यूचर में क्या ये फ्लरिश करेगी या नहीं। सरफराज साहिब कहते हैं डेमोक्रेटिक ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, राइट, लेकिन ट्रेजेक्ट्री में हमें कोई बहुत ज्यादा हिस्ट्री का टच हमें इसमें नहीं देना। तो वी वुड स्टार्ट फ्रॉम नाउ एंड वी वुड गो टू द फ्यूचर। ओके ओके राइट। अब हमें मुझे ये बताएं कि अब हमारे पास टॉपिक आया पड़ा है, हमने इस पे करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमने इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें होप्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें होप्स चाहिए इस पे, राइट राइट। इरफान वाहिद उस्मानी साहब हैं, बहुत मशहूर टीचर हैं पाकिस्तान अफेयर्स के और करंट अफेयर्स के और हिस्ट्री के। उनके पास मैं मॉक की तैयारी करने गया था, तो उन्होंने एक बड़ी मुख्तसर और बड़ी सादा सी बात की थी जो हमेशा के लिए मेरे जहन में रह गई, और वो ये थी कि बेटा आइडियाज फाइंड वर्ड्स फॉर देयर एक्सप्रेशन। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि लिखना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन लिखने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में कुछ होना चाहिए। मैं उनको प्रैक्टिस के लिए एक मॉक देना चाह रहा था और वो मुझे इस बात पे फोकस किए जा रहे थे कि बस तुम पढ़ो, जब पढ़ लोगे तो उस पढ़े हुए की बुनियाद पे बोलना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो रीडिंग है। अब मसला ये है कि एक बंदे को नहीं पता कि डेमोक्रेसी इस वक्त उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं पाकिस्तान में और हर्डल्स क्या हैं उसके लिए पाकिस्तान में, तो फिर मुझे बताएं कि वो क्या उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा और आउटलाइन फिर उसकी वो क्या बनाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज रीडिंग है, और उसके बाद ये चीजें सारी आती हैं, आउटलाइन और इंट्रो, और वो सारे क्वेश्चंस बाद में आते हैं कि उनको कैसे लिखना है। अब आप लोग ये बताएं, हर बंदा जितनी होप्स बता सकता है वो बताएं। आप बड़े सुकून से सोचें इस पे और बताएं कि होप्स क्या हैं। डेमोक्रेसी, व्हाट आर द होप्स फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। I want input from all of you and I want this session to be really interactive. तो जो भी लिख सकता है तो आप लोग जरूर इसमें रिसेंट स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट्स, ये जी एक पॉइंट हो गया। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट्स। ओके, नूर साहिबा कहती हैं 3 कंसेक्टिव ट्रांजिशंस, तो हम इसमें हम कह लेते हैं कि ये स्मूथ ट्रांजिशन में हम मेंशन करेंगे हम इसमें मेंशन यही करेंगे कि ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि मतलब 3 जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी पीसफुल एंड स्मूथ ट्रांजिशन हुई है। ओके जी, बाकी लोग ए मिलिट्री टेक ओवर इन द पास्ट। अरूज साहिबा, ये इसको हम हर्डल्स में शामिल करेंगे, ना कि होप्स में शामिल करेंगे। और एक मिलिट्री टेक ओवर नहीं हुआ, मल्टीपल्स हुए, तो हम कहेंगे मिलिट्री टेक ओवर्स।
तो इसको हम हर्डल्स में शामिल करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ होप्स पे बात कर रहे हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर डेमोक्रेटिक आइडियल्स। आमिर रजा साहिब आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इसको हम जरा डिफरेंट वर्ड्स में कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ डेमोक्रेटिक आइडियल्स के लिए यूज होता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो मीडिया है वो डेमोक्रेसी के को स्ट्रेंथन करने के लिए एक फोर्थ पिलर समझा जाता है, फोर्थ ऑर्गन समझा जाता है। तो हम इसमें ये बात क्यों नहीं करते कि हमारा जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड फियरलेस हो गया। पाकिस्तान में एक पॉइंट आया मीडिया का कि जो मीडिया इन पाकिस्तान है दैट हैज बिकम इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। जी जी, पार्टिसिपेट करें। आप लोगों को कुछ भी समझ आता है आप, अच्छा एक एक लम्हे के लिए अब हम यहाँ पे रुकते हैं। जो फर्स्ट मिस्टेक आप लोगों ने की, सारे 1 मिनट रुक जाएं। जो जो कोई कुछ सोच रहा था ये वो यहीं पे रुके। अब आप देखें कि आप इस जंग में लग गए कि हमने जल्दी जल्दी होप्स के पॉइंट्स निकालने हैं। सबसे पहले आपने ये नहीं देखा कि डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ के लिए कंडीशंस क्या हैं, या आपने ये नहीं देखा, यकीनन आपने देखा होगा, लेकिन हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचेंगे कि अगर हम होप्स के लिए, हमने चूंकि डेमोक्रेसी की होप्स लिखनी है, तो हम ये देखेंगे कि वो कौन सी प्री रेक्विजिट्स हैं जो अगर पूरी हो रही हों तो डेमोक्रेसी ग्रो करेगी। एजुकेशन, लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, जुडिशरी, enlightened, citizenry, participation, inclusiveness of a political system, इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम आ गया। और डेमोक्रेसी के लिए अगर हम इसको एज ए प्रोसेस भी देखें और इसको एज ए कल्चर भी देखें, डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ प्रोसेस बट अ कल्चर एज वेल। तो आप वो सारी चीजें देख रहे हैं जो किसी भी एक पॉलिटिकल सिस्टम की सक्सेस के लिए जरूरी हैं। हमने एजुकेशन पे बात कर ली, लीडरशिप पे कर ली, पॉलिटिकल पार्टीज पे बात कर ली, मीडिया, जुडिशरी, सिटीजन्स पे। आप जो है वो वोटिंग बिहेवियर, आप जो है अपोजिशन, फिर मिलिट्री, या इसको हम कह लेते हैं ज़रा शरीफ किस्म के अल्फाज में, ताकि काला डाला आके आपको उठा के ना ले जाए।
तो इसको हम सिविलियन सुपरमेसी की बात कर लेते हैं। जैसे जिन्नों को कहते हैं ना अल्लाह वाले, कहते होते हैं कि जिन्नों का डायरेक्ट नाम नहीं लेना, ऐसे ही मिलिट्री का डायरेक्ट अगर आप नाम नहीं लेना चाहते ताकि आपको आईएसआई ना पकड़ के ले जाए, तो आप सिविलियन सुपरमेसी लिख लें। अब हमने कोशिश की अपने माइंड सर से। वीडियो जी सर जी जी। सर वीडियो थोड़ी सी ना ब्लर आ रही है, तो लिखा हुआ सही पता नहीं चल रहा। ओके, कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो बताइएगा। सर होती है इम्प्रूवमेंट, लेकिन फिर वैसे ही हो जाती। चलें, ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी होगा, तो अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, जिस हद तक समझ आ रही हैं, थोड़ा सा कोशिश कर लें अगर आपको ये, क्योंकि मैं साथ में बोल भी रहा हूँ। ओके ओके सर। अब हमने कोशिश क्या की है कि हमने होप्स, हमारे पास एक पूरा एक मैप बना पड़ा है, एक हमारे पास वो पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ पड़ा है, या डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ के लिए या डेमोक्रेसी के फंक्शन करने के लिए या एज ए प्रोसेस हमने वो चंद एक चीजें लिख ली हैं, जिनकी बेस पे अब हम वहां से होप्स के एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब आप देखें, एजुकेशन देखते हैं। अब मैं एज ए स्टूडेंट इसको डील कर रहा हूँ कि जब मैं एज ए स्टूडेंट पेपर में अपनी जो है वो एक रफ किस्म की आउटलाइन बनाता हूँ या एक वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ, तो मैंने सबसे पहले देखा एजुकेशन। मुझे समझ नहीं आई कि एजुकेशन पे मैंने क्या पॉइंट बनाना है, तो इसको एक दफा मैं छोड़ दूंगा। मैं इसमें से सिलेक्ट कर लूंगा लीडरशिप। अब मुझे बताएं, आप होप्स में क्या ये एक पॉइंट लिख सकते हैं लीडर्स के बारे में? मुझे बताएं लीडर्स के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आज मैं स्टूडेंट हूँ, आपने पढ़ाना है मुझे। कोई लीडर्स का रोल है डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ के लिए? लीडर्स कुछ कर सकते हैं मुल्क में जमहूरियत की सक्सेस के लिए? फॉर एग्जांपल ली कुआन यी आया सिंगापुर में, तो उसने वहाँ पे कैसे सिस्टम को इम्प्रूव किया? या जहाँ जहाँ नेल्सन मंडेला साहब थे, तो उन्होंने अपने साउथ अफ्रीका में कैसे वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत इंक्लूसिव बनाया? या यूएस के फाउंडिंग फादर्स की अगर बात करें, तो क्या उन्होंने क्या डेमोक्रेसी? तो लीडर्स मुझे बताएं कि क्या उस इस चीज को हम कैसे रिलेट करेंगे होप्स के साथ। चलें, शाबाश, कोशिश करें और बताएं मुझे। अच्छा, राइज ऑफ न्यू लीडरशिप हो गया, लीडर्स ऑफ नेशनल लेवल, बिल्कुल ठीक। आप यानी हमारे पास पहले क्या था कि ऐसे लीडर्स थे जो जिनकी अपील जो है वो किसी प्रोविंस तक थी या कोई दो प्रोविंस तक थी, तो हमारे पास अब ऐसे लीडर्स आए हैं जो कम अज कम पूरे कंट्री में predominantly as acceptable है। yes, quality leadership can pave any country on the way to progress in many ways through effective strategies. They build a trust among the people and government. तो आप कह लें कि हमारे पास जो अब करंट लीडरशिप है, इसकी क्या है? नेशन वाइड अपील है। लीडर्स के बारे में बात कर ली। अच्छा, अब मुझे बताएं, यस, अ नेशन स्टेज यूनाइटेड बिहाइंड अ लीडर। तो लीडर्स का बहुत रोल है, और लीडर बेसिकली एक स्टेट की तरक्की के लिए, एक पॉलिटिकल सिस्टम की तरक्की के लिए विजन देते हैं, पेट्रोटिज्म लेके आते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। वेरी वेल कामरान। और ट्रू लीडर इज वन हु educates his people, inculcate positivity and optimism among masses। बिल्कुल ठीक, ओके हो गया। और समीना शाहिद साहिबा कहती हैं कि सर लीडर्स हु आर charismatic personalities can change the mind of masses where they want to see leaders। अच्छा, ये जो क्रिज्मेटिक लीडर्स हैं ये थ्रेट भी बनते हैं डेमोक्रेसी के लिए, और क्योंकि जो क्रिज्मेटिक लीडर्स होते हैं अगर वो पॉपुलिज्म की तरफ ले जाएं और वो ये बात करें कि
अपनी नेशन की तरक्की और अपनी कौम की तरक्की, तो फिर मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तो हमें मतलब अच्छे विजनरी ऑनेस्ट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के जो लोग हैं, ऐसे लीडर्स चाहिए जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हैं, विजनरी हैं, ऑनेस्ट हैं, एजुकेटेड लीडरशिप हमें चाहिए। ठीक हो गया, बस करें। लीडर्स पे हमने पॉइंट बना लिया, हम लीडर पे बना चुके हैं कि नेशन वाइड अपील है, और बाकी जो हमने बात की कि मतलब इतनी ज्यादा तारीफें इमरान खान साहब की अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज से हटने वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि इट्स अगेन ट्रू के वो उनसे कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं और अलॉन्ग विद दैट उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। तो हम ये बात अगर कह देंगे ना कि नेशन वाइड अपील है उसकी, तो अपील इसी वजह से है कि उसमें ये चीजें पाई जाती हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली पहले वाले लीडर्स में लोगों का ख्याल है कि कम पाई जाती थी। तो या एटलीस्ट कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका जो लीडर है उसकी अपील ज्यादा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मीडिया पे। तो मीडिया पे हमने पहले ही लिख लिया था कि हमारा मीडिया इंडिपेंडेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, फियरलेस हो गया है। एनलाइटेंड सिटीजनरी की बात करें तो अब हमारे पास जो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ के लिए हम इतना ज्यादा ऑर्डिनरी सिटीजन के ऊपर कभी भी रिलाय नहीं करते, क्योंकि हर बंदा कभी भी ना इतना पढ़ा हुआ होता है और ना ही इतना उसमें के अंदर पॉलिटिकल सेंस होता है। तो हम जी, ये एक मोहतरम है या मोहतरमा है, शोएब खान साहब ने कहा है कि लीडर जो है ना, सूची की इन्होंने मिसाल दी है। ऑंग सैन सूची जो है वो पाइनियर ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल वो डेमोक्रेसी की पाइनियर थी, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ बुरे काम भी किए हैं, तो उसकी वजह से ये मूवमेंट भी चली कि इनसे ले लिया जाए, इनसे नोबेल प्राइज वापस ले लिया जाए, क्योंकि वो इंक्लूसिव नहीं थी। ये बात आप याद रखें, इंक्लूसिव नहीं थी और एक रिलीजियस माइनॉरिटी के राइट्स के ऊपर साइलेंट रही वो, वहां पे जेनोसाइड होता रहा और उस पर वो साइलेंट रही। तो इस वजह से अब उनको एक अच्छी एग्जांपल नहीं बनाया जा सकता। एनलाइटन सिटीजनरी की बात कर रहे थे कि हमारे पास हर बंदा तो पढ़ा लिखा नहीं है और हमारी एजुकेशन भी अच्छी नहीं, लेकिन अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करें कि हमारी सोसाइटी का कुछ ऐसा पढ़ा लिखा तबका, मिडिल क्लास की बात करें या सिविल सोसाइटी की बात करें, हाँ मिडिल क्लास जो है वो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है, एक बिल्कुल सेपरेट पॉइंट है। उसकी वजह जो बहुत गरीब होगा, एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू द एलीट क्लास, they would have political apathy, they would be apathetic towards the political system। उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा जिनको 2 वक्त की रोटी की पड़ी हुई है और जिनके पास बहुत कुछ है। तो जो गवर्नमेंट मर्जी है वो जो है वो बस इंजॉयमेंट के लिए किसी भी पॉलिटिकल वो वोट कास्टिंग का बिहेवियर भी उनका यही होता है और वो उनकी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी इंजॉयमेंट होती हैं। तो असल जो कंसर्न होती है वो मिडिल क्लास होती है। तो इस वजह से मिडिल क्लास का राइज जो है ये एक सेपरेट पॉइंट है, और एंड इट्स अ गुड पॉइंट। हम बात कर रहे थे सिविल सोसाइटी पे। तो हमारी सिविल सोसाइटी जो है इट इज इमरजेंट सिविल सोसाइटी एंड पार्टिसिपेटरी हो गई है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बजाते खुद डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो रिस्पॉन्सिबल हो गई है, हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो रिस्पॉन्सिबल हो गई है और पार्टिसिपेटरी हो गई है। तो एक ये पॉइंट हो जाएगा। अब मुझे बताएं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें तो पिछले दिनों में माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं, आप इसमें फैक्ट्स देंगे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन विमेन की इतनी थी, मेन की इतनी थी, राइज होने की रीजन क्या है, क्या चेंजेस आए हैं, ये वो। तो अब इसमें से मुझे कुछ चीजें शायद मिटानी पड़े या हम इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये जिन लोगों के माइक्स ऑन हैं और जो क्लास लेने में इंटरेस्टेड नहीं है वो मुझे बता सकते हैं, मैं उनको रिमूव कर दूं। यस,
नूर साहिबा कहती हैं कि आसिया बीबी ब्लास्फेमी केस इज एन एग्जांपल ऑफ सिक्योरिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो इसमें हम माइनॉरिटीज को स्पेसिफिकली डिस्कस कर सकते हैं, और एक पॉइंट ये हो जाएगा, अगरचे कुछ इनमें से जैसे वो सान्या साहिवाल है तो वो एक बुरा एक्सपीरियंस भी था, लेकिन हम सिलेक्टिव हो जाएंगे। हमें एक अच्छी एक दो एग्जांपल्स चाहिए जो हम कोट करके बता सकें कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो बेहतर हुए। तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या ट्रैक record of protection of fundamental rights has improved, which is an enough evidence that democracy is getting roots in the society. अच्छा, अब मुझे बताएं अपोजिशन। तो हमारे पास अपोजिशन का जो रोल है उसके साथ चूंकि गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और अच्छा नहीं चल रही, तो इसको हम हर्डल्स में शामिल करेंगे। अगरचे अपोजिशन जो है, क्योंकि पिछले दिनों जो जितनी पीडीएम की मूवमेंट चली थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ चली थी और गवर्नमेंट ना उसके साथ बैठी है और ना उसके साथ कुछ डिस्कस किया है। तो जिसको हम ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलके बैठ के अपने मामलात को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि अपोजिशन और गवर्नमेंट का इकट्ठे चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो है ये हर्डल्स में आएगी। तो अब आपने देखा ये 1 2 3 4 5 6 7, ये फंडामेंटल राइट्स वाला 8, मतलब आपके पास एटलीस्ट 8 पॉइंट्स बन गए, और अगर हम इस तरह देखें तो हमारे पास काफ़ी मजीद पॉइंट्स बन जाएंगे। अब हर्डल्स की तरफ आ जाएं। जी बताएं। एक बात और, इसमें आपसे उसने ओपिनियन नहीं मांगी कि डेमोक्रेसी जो है उसको आया कि यहाँ पे उसके स्ट्रेंथन होने के लिए या डेमोक्रेसी के सक्सेसफुली फंक्शन करने के लिए पाकिस्तान में होप्स ज्यादा हैं या हर्डल्स ज्यादा हैं, उसने क्वेश्चन किया ही नहीं है। उसने 2 सेक्शंस बनाए, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान लिख के आगे 2 चीजें पूछी हैं, होप्स एंड हर्डल्स। तो वो दोनों चीजें पूछ रहा है और आप दोनों चीजें ही लिखेंगे। ये आप पे है कि आपने कितनी कितनी लिखनी है। 6 से कम बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं, और आप 10 तक भी लिख सकते हैं, 10 होप्स लिख सकते हैं, 10 हर्डल्स लिख सकते हैं। तो बताएं हर्डल्स क्या है। अच्छा, इन्होंने बात की अली रजा साहब ने, प्रायोरिटी ऑफ कास्ट सिस्टम ओवर नेशनलिज्म। तो हम यहाँ पे रुकेंगे, इस पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। कास्ट सिस्टम जो है बेसिकली ये सिर्फ कास्ट नहीं है जो यहाँ पे अवाम के वोटिंग बिहेवियर को जो है वो गवर्न कर रही है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास रैशनल वोटिंग बिहेवियर नहीं है पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में अगर देखें तो, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बेस पे नहीं है। तो इसको हम जो वोटिंग बिहेवियर है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं पैरोकियलिज्म। पैरोकियल पॉलिटिकल, ये आपके पाकिस्तान अफेयर में क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये एक मेन चीज है कि पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है, यानी कि आपके जो वोटिंग बिहेवियर है वो आपकी ज़ात, आपकी बरादरी, आपका जो वहाँ पे वडेरा है, आपके रिलीजन की बेस पे, आपकी एथनिसिटी की बेस पे ये चीज़ें गवर्न कर रही होती हैं आपका वोटिंग बिहेवियर। और पैरोकियलिज्म से मुराद एक ये भी है कि आपको जो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आप वोट दे रहे हैं उसका मैनिफेस्टो क्या है, आप इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। आप इस चीज से कंसर्न है कि आपके काम कौन से जो पॉलिटिशियंस हैं वो निकालेंगे, तो आप उनको वोट दे देते हैं, जिसको कहते हैं क्लाइंट पैट्रन रिलेशनशिप, जिसमें पैट्रन जो है वो आपका पॉलिटिशियन है और क्लाइंट आप हैं। तो हमारे जो पॉलिटिकल कल्चर है दैट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट पैट्रन रिलेशनशिप। तो पहला पॉइंट हो गया जो पॉलिटिकल
parochial political culture. उसके बाद ड्यू टू सिविलियन सुपरमेसी इट इज डिफिकल्ट टू सिट विद अपोजिशन। नहीं, सिविलियन सुपरमेसी अगर होती तो इसका मतलब होता है कि आर्मी जो है उसका इख्तियार पॉलिटिकल अफेयर्स में नहीं है। यहाँ पे मसला यही नहीं है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट सिविलियन सुपरमेसी के होने या ना होने की वजह से आपस में नहीं बैठ रहे। गवर्नमेंट और अपोजिशन को इतनी सेंस नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये उसके एक कल्चर है उसका कि आप कभी भी जो गवर्नमेंट होती है, जो अपोजिशन होती है, वो कभी भी क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करती। वो वाकई कुछ पॉइंट्स होते हैं, वाकई कुछ एक्चुअल चीजें होती हैं जिन पे क्रिटिसिज्म बनता है उनका। तो अगर बाहर ऐसा हो तो वहां की पब्लिक पढ़ी लिखी है, उनको पता लग जाता है कि अपोजिशन जो है ये बस बिला वजह क्रिटिसिज्म, यानी जो मर्जी गवर्नमेंट का जो है, जैसे पिछले दिनों किसी ने कहा है कि सियालकोट में अगर दरख्त लगे तो ये जंगल बन जाएगा, तो ये क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म था। अब बाहर ऐसा होता तो वो लोगों को पता होता कि ये क्लाइमेट चेंज की थ्रेट को काउंटर करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कास्ट सिस्टम की बात होगी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूलर्स। अरूज साहिबा ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है, लेकिन हम इसको सिर्फ रूलर्स तक महदूद नहीं करेंगे, हम इसको हर किसी तक ले जाएंगे। और दूसरा ये कहेंगे कि हमारा जो एक पॉइंट ये है कि हमारे जो अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो फ्लॉड हैं। तो अगला पॉइंट होगा हमारा फ्लॉड अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस, और हम इसको सिलेक्टिव भी लिख सकते हैं। नैब के एक बंदे के साथ पिछले दिनों मेरा बैठना हुआ, तो उसके ये अल्फाज थे कि गवर्नमेंट बस हमें कहती है कि इस बंदे का सत्यानाश कर दो। ये मैम जो है ना बड़े महज़ब अल्फाज में कह रहा हूँ, तो वो हम कर देते हैं। तो हमारा इधर बताया और जाता है कि हमने ये करना है और हमने वो करना है। तो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी जो है ये बहुत बड़ी थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए। और वीक रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, इमरान असलम वेरी वेल, बिल्कुल ठीक है। हम इसको इलेक्शन कमीशन का अगर जिक्र करेंगे तो उसको हम बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन, हमारा जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो फ्लॉड क्यों है और उसमें इतने लूप होल्स क्यों है, उसकी वजह एक ये है कि वीक इलेक्शन कमीशन है। लेकिन हम इसको बजाय वीक बजाय जुल्करनैन म्यूट करें खुद को, अगर हम वीक इलेक्शन कमीशन की बजाय अगर हम प्रोसेस ऑफ इलेक्शन की बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है वो क्या है, वो फ्लॉड है और फुल ऑफ लूप होल्स है। अच्छा जी, आगे इलिटरेसी, हुमान अहमद साहिब बिल्कुल ठीक है। तो ये तो एक सेपरेट जो ऐसे भी आया था कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड टुगेदर। तो आप कह सकते हैं civic sense is highly lacking in predominantly illiterate masses of the country। या आप इसको चूंकि आपने रिलेट भी करना है तो आप ये कह सकते हैं कि illiterate masses lack civic sense which is not conducive for the success of democracy। तो फिर हमने उसको अपने टॉपिक से रिलेट भी कर दिया। एक आपके जो आउटलाइंस में एक प्रॉब्लम होता है वो ये भी होता है कि आप पॉइंट लिखते सही हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसका टॉपिक से रिलेशन आप बनाना भूल जाते हैं। तो सिविक सेंस लैकिंग है, इलिटरेट है हमारे पास मैसेज। और क्या है जी, कल्चर ऑफ वायलेटिंग लॉज गो बैक टू ब्रिटिश पीरियड। जी बिल्कुल ठीक और बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन क्यों ना हम इसे खूबसूरत करके लिखें और रेलेवेंट बना के लिखें। तो रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं कहते, जो कि डेमोक्रेसी, जो कि हमने होप्स में लिखना हम भूल गए थे। तो रूल ऑफ लॉ आप ये कह दें कि जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है बल्कि जो है वो लॉ है, कोर्ट्स जो हैं दे आर बिचेस ऑफ द रिचेस, ये लिखने की बात नहीं है। आप ऑब्वियसली वहां पे बेहतर तरीके से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे
there are two laws actually, one for the rich and one for the poor, and laws are frequently violated and the perpetrators are not held accountable by the law enforcement agencies। और फिर उसके बाद आप इस चीज में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जिक्र भी मेंशन कर सकते हैं कि क्यों रूल ऑफ लॉ नहीं है, और कुछ प्रूफ्स दे सकते हैं कि कैसे रूल ऑफ लॉ नहीं है। existing feudal system, indirect military involvement, low literacy rate, corruption in institutions and among leaders। बहुत अच्छे नूर। तो एक जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि सिक्योरिटी एंड आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, दे आर स्टिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री। अच्छा, अब हम इसको मजीद बेहतर कैसे बनाएंगे? हम इसको मसलन कह सकते हैं कि सिविलियन सुपरमेसी इज एब्सेंट, या आप ये क्या एब्सेंट नहीं कहेंगे क्योंकि स्वीपिंग स्टेट में अब अगर कहीं पे करप्शन हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस नहीं हो सकता। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ डीप रूटेड करप्शन इन द सोसाइटी, मतलब आप एक दफा जब सिर्फ वो डायग्राम बना रहे हैं तो आप तो सिर्फ इतना भी लिख दें करप्शन तो काफी है। जब आपने फिर प्रॉपर आउटलाइन बनानी है, जब आपने प्रॉपर आउटलाइन बनानी है तो फिर आप लिखेंगे कि जो इसको फिर टॉपिक से रिलेट करने के लिए प्रॉपर वर्डिंग देंगे, तो आप लिखेंगे कि deep rooted corruption in the society has seriously hurt distributive justice which is a prerequisite, या equality of opportunity। equality की तो बात हर किसी डेमोक्रेसी की यही तो बात है कि हर किसी को उसके राइट्स दिए जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हैं, चाहे वो सिविक राइट्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक राइट्स हैं। तो जो इक्वालिटी है that get hurts in the presence of deep rooted corruption which is not conducive, या which is not good for success of democracy in a country या in Pakistan। अगली जो बातें कामरान साहब ने कही, नेगेटिव रोल ऑफ अपोजिशन, उसको हमने कह लिया कि हमारी जो गवर्नमेंट और अपोजिशन है दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और कल्चर ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग एंड रिगिंग की भी बात हो गई, इन एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस की भी बात होगी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। देखिए हम अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्यों नहीं लिखेंगे, आप इसकी होप्स में लिख चुके हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं जिनकी जो अपील है वो नेशन वाइड है, तो उससे ये चीज बजाते खुद काउंटर होती है कि हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब डायनेस्टिक नहीं रही, क्योंकि इट इज PMLN एंड इट इज PP विच आर एक्चुअली डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये बात अब डिबेटेबल है कि PTI में भी वो लोग हैं, लेकिन PTI में न्यू फेसेस लेके आई है, इस वजह से हम इसको उतना डायनेस्टिक नहीं कह सकते। तो ये चीज फिर उस होप वाले पॉइंट को काउंटर कर जाएगी, इस वजह से ये नहीं लिखेंगे। इलिटरेसी की बात होगी, रूल ऑफ लॉ की बात होगी। उसके बाद इमरान असलम सयाल साहब ने कहा कि हमारे जो कोलिशन का जो कल्चर है और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका जो राइज है ये एक हर्डल है। जी बिल्कुल है, लेकिन यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय राइटिंग दिस, क्योंकि कोलिशन ही बजाते खुद एक ऐसी चीज है जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ भी है या उसके लिए जरूरी भी है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट्स ना बने और आप छोटी पॉलिटिकल पार्टीज, छोटे ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन ना दें, तो आप ट्रूली इंक्लूसिव नहीं हो सकते। आपकी फिर जो गवर्नेंस है वो पार्टिसिपेटरी नहीं हो सकती। तो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के लिए उनका होना भी जरूरी है। आप इसको ये कह सकते हैं कि अब जो जितने भी एडवांस्ड डेमोक्रेसीज हैं उनमें यूजुअली 2 पार्टी सिस्टम है। आप US की बात करें, आप UK की बात करें, एंड इवन आप नॉर्डिक कंट्रीज की बात करें, तो वहां पे अगर 2 पार्टी सिस्टम प्रीडोमिनेटली आप कहते हैं 2 पार्टी सिस्टम में छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती जरूर हैं,
लेकिन बड़ी दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो वहां पे जो एक मशरूमिंग ग्रोथ है ना पॉलिटिकल पार्टीज की, वो नहीं है। तो अगर आप इसको इस तरह पोर्ट्रे करें कि हमारे पास जो मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज है, ये दिस इज नॉट कंड्यूसिव फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। दिस इज अ सीरियस इम्पेडिमेंट। a large number of pressure groups and culture of weak coalition governments, फिर आप कोalition को भी वीक कहेंगे, तब वो इंस्टेबिलिटी की तरफ आती है और तब मसाइल होते हैं कि वीक कोalition governments and a wide range of pressure groups are a serious impediment for policy continuity and सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ या सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब मैं ये जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ, आप क्या मिस्टेक करते हैं, एक आप देखें, आप इसको कोई 5 लाइंस पे ना ले जाएं आउटलाइन के पॉइंट को, लेकिन कुछ लोग इतना वन लाइनर किस्म का पॉइंट लिखते हैं कि उससे ना तो वो टॉपिक से रिलेट करते हैं और ना ये पता चल रहा होता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आपकी आउटलाइन के पॉइंट्स हमेशा इतने एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए कि उससे टॉपिक के साथ रिलेशन बन रहा हो और आपके पॉइंट से पता लग रहा हो कि ये चीज कैसे हर्डल है। तो इतना एक आप रिलेट जो है वो उसको जरूर करें। ओके, और कोई बंदा है? डीप रूटेड डिवीजन इन द सोसाइटी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पॉवर्टी बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको हम कह सकते हैं कि मतलब अभी तक जो हमारे पास इतनी ज्यादा मोर देन जो हाफ पॉपुलेशन है, या वो मेरे ख्याल से 23% है, 23% पॉपुलेशन विच इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो जहाँ पे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा ना हो लोगों का, वहां पे डेमोक्रेसी ग्रो नहीं कर सकती। तो पॉवर्टी इज अ बोटल नेक। वाइड जो है वो आप कह सकते हैं कि अलार्मिंग लेवल ऑफ पॉवर्टी in the country is a bottleneck in the way of democratic development। फिर divisions in the society, इस पे आप वो पोलराइजेशन की बात करेंगे, लेकिन चूंकि हमने जो बात डिस्कस की थी इसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट की, तो अपोजिशन में आपको पता है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो सारी जो छोटे मोटे फसली बटेरे थे वो सारे शामिल हो गए थे। माजरत के साथ अगर किसी के पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हर्ट हों, तो छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो चूंकि उसके साथ शामिल हो गई पीडीएम के साथ, तो अब क्या हो गया कि एक तरफ गवर्नमेंट है और एक तरफ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये बजाते खुद पोलराइजेशन को शो करती है, पॉलिटिकल डिवीजन को शो करती है। तो ये बात आप वहां कवर कर लेंगे। प्रोविंशियल बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, वो हमने बात कर ली है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, बाइस्ड मीडिया, हाँ अब चूंकि आपने मीडिया को उधर बड़ा रिस्पॉन्सिबल बना दिया है, तो अब आपको ये नहीं कहेंगे कि बाइस्ड डिस्पाइट द फैक्ट के है। उसका मतलब ये होगा कि आप अपनी बात को हर्डल्स में आगे काउंटर कर रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि media has still not achieved that level of professionalism which is required for successful working of democracy। तो फिर ये होगा कि आप उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि काफी इंप्रूवमेंट आ चुकी है, लेकिन अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। उसमें ये होगा कि एटलीस्ट आप अपनी बात को काउंटर नहीं करेंगे। फिर फॉर्मिंग ऑफ वो फॉरवर्ड ब्लॉक्स, ये हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो गई है। और डिले, हाँ जुडिशरी जो है ना वो एक इसमें हम इसको सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हमारी जो हम इसको कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। एक तो क्योंकि ये इस वक्त उससे भी बड़ा इशू है। एक होता है कि सिर्फ आपकी जुडिशरी, जो आपका जुडिशियल सिस्टम ब्रोकन हो, फ्लॉड हो, वीक हो। एक होता है कि ना सिर्फ ब्रोकन, फ्लॉड एंड वीक हो, उसके साथ साथ फिर जो जुडिशरी है वो एक्टिविज्म पे भी उतर आए। उसका क्या नुकसान होता है कि वो जो आपकी जुडिशरी है वो अपने केसेस को छोड़ के, जो उनका इतने ज्यादा केसेस इकट्ठे हुए हैं, वो जो है वो एग्जीक्यूटिव के मामलात में दखल अंदाजी करना शुरू कर देती है। उससे फिर ये होता है कि ना सिर्फ जो गवर्नमेंट की वर्किंग है, एक नेचुरल जो प्रोसेस है, ना उसमें हर्डल्स होती हैं, बल्कि वो जो बैकलॉगिंग है
क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसमें बेसिकली सनम साहिबा बिल्कुल ठीक आपकी बात है, क्लैश है इंस्टीट्यूशंस का। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सॉरी, उसमें चूंकि हमने जुडिशरी को डिस्कस कर लिया, उसमें हमने उसको डिस्कस कर लिया, मीडिया को डिस्कस कर लिया, ये सारे बेसिकली एसेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। पार्लियामेंट को हम इसमें ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपने क्लैश किया, तो असल जो यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे बड़ी थ्रेट है, अ, अगर आप अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसको भी हमने इधर कवर कर लिया। असल जो टग एंड पुल ऑफ वॉर है, वो टग एंड पुल है वो है बेसिकली मिलिट्री, और उसको हम कहते हैं, जो हमजा अब्बासी है मेरे ख्याल से, क्या उसका नाम है, हमजा अलवी है, उसकी थ्योरी है ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर। ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर, उससे मुराद ये है कि आपका जो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत स्ट्रांग हो गया, और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं, वो कभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकी। तो जो आपने बात की क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, उसमें यह चीज कवर हो जाएगी। अब हम देखें आप लोग कि हम ये भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कहीं पे हम कोई पॉइंट्स रिपीट तो नहीं कर रहे, या कहीं पे अगर हमने कोई चीज होप्स में लिख दी है तो हर्डल्स में भी तो वो चीज नहीं ना लिख रहे, क्योंकि इस तरह क्या होगा कि हम फिर अपनी बात को उसमें काउंटर कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ हमने इस चीज की भी प्रैक्टिस देखी कि हमारे पास पॉइंट्स तो आ गया, बस हमने छाप दिया उसको, या हमने उसको टॉपिक के साथ रिलेट भी किया, उससे बेहतर लफ्ज जो है वो लफाजी कैसे दी, बेटर वर्ड्स हमने उसको कैसे दिए। हाँ, और नूर साहिबा कहती हैं बिसाइड्स करप्शन लैक ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इनकी बात हो गई है। उसमें आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में आप साथ ही इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को भी मेंशन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि लैक ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंक्लूडिंग इलेक्शंस इन द पॉलिटिकल पार्टीज, या इंक्लूडिंग इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप ये लिख सकते हैं। तो इससे आप फिर ये बात करेंगे कि हमारे पास तो कल्चर ही नहीं है डेमोक्रेसी का, कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ही नहीं इलेक्शंस होते तो वो तो जब वहाँ इलेक्शन नहीं होते तो वो डेमोक्रेसी के लिए वर्क कैसे करेंगे, वहाँ वो ही डोमिनेटेड हैं, वहाँ ही डेमोक्रेसी नहीं है बेसिकली, पॉलिटिकल पार्टीज में ही। ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट टू लोअर लेवल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ये एक बहुत ही वंडरफुल पॉइंट है, क्योंकि ये सारी चीजें एक साइड पे आती हैं, और आप ये लोकल गवर्नमेंट वाला पॉइंट बड़े आगाज में भी लिख सकते हैं। जो आपकी बाकी सारी चीजें वो एक तरफ आती हैं और आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक तरफ आता है। इंपॉर्टेंस उसकी क्या है कि इन चीजों की कमी बेशी एक्सेप्टेबल है, सिविक सेंस, फ्लॉड, ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है, आपका सिस्टम फिर भी चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? अगर वहां पे एट लीस्ट जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो फंक्शनिंग है। वो क्यों? एक बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि सेंटर में बैठी हुई एक जो गवर्नमेंट है वो कभी भी जो है वो स्टेट के अफेयर्स को रन नहीं कर सकती, और लोग पॉलिटिकली ट्रेन नहीं हो सकते, और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हो सकती, और रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं हो सकती, और डेवलपमेंट नहीं आ सकती, और लोगों के क्या मसाइल हैं वो जो एक वो पूरी तरह नहीं वो ठीक हो सकते, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच सकती इन द एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। और हमारे पास माशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, तो हम फिर इसकी भी बात करेंगे। तो अब आप लोगों ने चलें, और जीशान खालिक साहब ने वॉर ऑन टेरर और ये सारी चीजें, रॉ एंड एनडीएस वगैरह, इसको हम क्या कहेंगे? अनयूजुअल सिक्योरिटी थ्रेट्स। बेसिकली अगर आप इस चीज को देखें, क्या डेमोक्रेसीज के ऊपर वॉर्स नहीं आई? जब वर्ल्ड वार 1 आई थी, वर्ल्ड वार 2 आई थी, तो क्या उनके डेमोक्रेटिक सिस्टम डिस्टेबलाइज हो गए थे? ये विंस्टन चर्चिल ने एक लेटर लिखा था
और वो लेटर बड़ा मशहूर हुआ था। उस वक्त मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर 1 थी या वर्ल्ड वॉर 2 थी और बड़ा क्राइसिस चल रहा था। उस वक्त उसने लेटर लिखा था और उसने कहा था, किसी बंदे से पूछा था कि बताओ कि वहाँ का जो ब्रिटेन का जो जुडिशियल सिस्टम है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अगर वो ठीक चल रहा है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, फिर ब्रिटेन को कुछ भी नहीं होता। नहीं, सिर्फ वॉर्स जो हैं वो डायरेक्टली डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज नहीं करती। आप इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं कि हमें जो अनयूजुअल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दे हैव प्रम्प्टेड द मिलिट्री इनटू एक्शन which dominates security and foreign policy of the country। तो सिविलियंस पर में सी हर्ट होती है अनयूजुअल सिक्योरिटी थ्रेट से। अब आप लोग देखें सेक्टेरियनिज्म की बात जो है वो इमरान असलम साहब ने की, बिल्कुल ठीक। अल्ताफ साहब कहते हैं कैन वी मेंशन इंटरफेरेंस ऑफ बिग पावर्स इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। भाई आप उनको क्यों इंटरफेयर करने देते हो? आपको किसने कहा है कि आपके साथ वो इंटरफेयर करें? तो बात ये बेसिकली ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि उन्होंने आके आप वो जो है वो बिल क्लिंटन साहब या जो बाकी अफराद यहाँ पे तशरीफ ले आए, उन्होंने आके को पैर तो नहीं पकड़ लिए थे कि आप जो है ना यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो है वो मार्शल लॉ नाफिज करें। तो इसमें असल मसला क्या है कि हम किसी को ब्लेम कर नहीं सकते। क्यों ब्लेम करें? हम अपने पॉलिटिशियंस को ही ब्लेम कर सकते हैं इसमें, और अपने मिलिट्री को ही ब्लेम। आपके पास जो गाइज विद द बूट्स हैं, उन ये चीज भी बेसिकली उसी से रिलेट होती है। और उनकी एक्सप्लेनेशन में फिर आप जो है ना, आपके पास एक बड़ा खूबसूरत पैराग्राफ बन जाएगा पूरे पेज का, उसमें आप ये भी मेंशन कीजिएगा। चलें जी, हम इस पे बस कर रहे हैं। हमारे पास अब आप एक चीज और नोट करें। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सेक्टेरियनिज्म की बात की। मुझे बताएं कि सेक्टेरियनिज्म बी a very prominent reason for degeneration of democracy, or it is one of the reasons for polarization in the society, and it is one of the reasons for division in the society, and or it is one of the reasons for our flawed political culture। तो हमारा पॉलिटिकल कल्चर में एक ये भी तो है ना कि हम उधर जंग में जो है वो जो सिपा साहबा साहिब हैं वो वोट लेते हैं, और ऐसे ही चनियोट में और ऐसे ही मतलब कुछ जगहों पे। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज से आप रिलेट करेंगे या पॉलिटिकल कल्चर से। तो अब आप लोग ये देखें, इंक्लूजन ऑफ मिलिट्री। अली जुनैद साहब कहते हैं, अली जुनैद साहब यही बात मैं समझा रहा हूँ कि आप जो बोलें वो इस तरह बोलें कि उसकी समझ आए। तो मिलिट्री की किस चीज़ में इंक्लूजन आप चाह रहे हैं? आप पार्लियामेंट में तो नहीं मिलिट्री की इंक्लूजन चाह रहे हैं, या आप ये तो नहीं चाह रहे कि उनको मिलिट्री को गवर्नमेंट में इंक्लूड किया जाए और गवर्नमेंट को निकाल के बाहर फेंका जाए? मेरे ख्याल से आप मार्शल लॉ के फेवर में हैं। एटलीस्ट आपकी वर्डिंग यही कह रही है, या कम से कम आप इतना कह दें कि जो है ना पार्लियामेंट में उनको कोई लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली उनको जो है वो उनको ऐसा बर्मा में है और ऐसा कुछ और जगहों पे भी है और वहां पे सिस्टम फंक्शन कर रहा है। लेकिन आइडियली मिलिट्री का कोई काम नहीं है सिविलियन अफेयर्स में, सिवाय इसके कि उनसे इनपुट लिया जाता है जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के, या आपका डिफेंस में आप उनसे सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते वक्त पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी आप बताएं हमें कि किस आपका क्या मशवरा है। मशवरा लिया जा सकता है, बट मिलिट्री कैन नॉट डिक्टेट सिविलियन अफेयर्स। तो अब जो आपने लिखा है कि इन द इलेक्टोरल सिस्टम, तो मुझे बताएं, पहले मुझे ख्वाब आ जाना था कि ये किस चीज में उनकी इंक्लूजन, यही काम आप पेपर में भी करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आपके जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको क्यों जरूरत है मिलिट्री की? यही तो बकवास है यहाँ की सियासत का कि हमें जब भी कोई तकलीफ होती है तो फिर मिलिट्री संभाल लेती है। मसला ये नहीं है, बाकी कंट्रीज भी जो हैं वहाँ पे क्राइसिस में मिलिट्री हेल्प करती है। बस वहाँ ये होता है कि वहाँ पे पोस्टर नहीं लगते कि खुदा का वास्ता है जाने की बातें जाने दो। वहाँ की अवाम इतनी पागल नहीं है, वो उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट का राइट है कि वो मिलिट्री की हेल्प ले सकती है। आपके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिविलियन मिलिट्री एड टू सिविलियन, वो कि आप किन हालात में आप मदद ले सकते हैं। तो
फिर वहां की आर्मी ये काम नहीं करती कि अगर वो क्राइसिस में हेल्प करती है तो फिर वो सोशल मीडिया चैनल्स पे और वो हजार तरीकों से वो लोगों में फिर ये बात नहीं फैला देती कि सिविलियन गवर्नमेंट्स, वो उनको खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करती वहां की मिलिट्री, कि जिससे वो मेलाइन करें पॉलिटिशियंस को कि आपकी जो है वो पॉलिटिकल जो एलिट्स हैं, आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये काम अगर ना हो तो भाई ठीक है, उनको इलेक्शन भी उनकी मदद से करवा लो, लेकिन आप अपना इलेक्शन सिस्टम बायोमेट्रिक क्यों नहीं करते हो? अब इस चीज से नून लीग को और बाकी जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज, उनको खासे मसाइल हैं जिनके बारे में शरीयत खामोश है और मैं भी खामोश हूँ। तो आप अपने इलेक्शन सिस्टम को फ्री एंड फेयर बनाएं विदाउट नीडिंग हेल्प ऑफ मिलिट्री। आपकी पुलिस को क्या फौत होती है? आपकी पुलिस अगर वो वहां पे डिसिप्लिन कायम करे, आप अपनी पुलिस को, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को इतना प्रोफेशनलाइज करें कि वो आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। अच्छा चलें जी, हम इस पे बस कर रहे हैं क्योंकि मेरा नॉलेज खत्म हो रहा है इस पे, और आप लोगों के पास अभी बहुत पॉइंट्स बाकी हैं जिनको एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता। एक चीज की जो हमने प्रैक्टिस की, जिस पे मैं लास्ट बात कर रहा था, वो ये थी कि पॉइंट्स तो बहुत से इकट्ठे हो गए, अब आपने ये डिसाइड करना है, जब आप एक वो मैप बना चुके हैं, आप एक वो माइंड मैपिंग डायग्राम बना चुके हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके हैं और चीजें स्कैटर्ड हुई पड़ी हैं, अब आपने डिसाइड करना है कि यहाँ से कौन से पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड हैं एक दूसरे से, उनमें से कुछ स्किप किए जा सकते हैं, किन को पहले मेंशन करना है, किन को बाद में। तो ये चंद चीजें हो गई। अब हम आउटलाइन बना चुके हैं, अब जो है वो सजेशंस की तरफ चले जाते हैं। अब हमने उसको, क्योंकि अगर आप किसी बंदे ने इस ऐसे में ये लिख दिया कि काजेज ऑफ वीक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान और उसमें 10 पॉइंट्स लिख दिए, तो मैं उसको अभी लिख के देता हूँ कि चले, मैं नहीं कहता। तो ये नहीं लिखना, किसी सूरत नहीं लिखना। उसने दो इतनी बड़ी बातें आपसे खुद पूछ ली हैं, होप्स भी पूछ ली हैं, हर्डल्स भी पूछ ली हैं, आप 10 होप्स लिखें, 10 हर्डल्स लिखें और आगे 6 सजेशंस लिखते हैं। इससे ज्यादा आप क्या लिखना चाहते हैं? आप एक पैराग्राफ लिख दें जो है वो ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। उसमें आप थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें, या उसमें थोड़े से काजेज, या आप काजेज के को 2-3 पैराग्राफ्स में तो उसको बताएं, तो वैसे भी मुनासिब नहीं है। एक पैराग्राफ बना दें, उसमें कुछ चीजें मेंशन कर दें। फिर जब आप एक पैराग्राफ बनाते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों वीक है, तो फिर आपने बड़ा तरीके से उसको मेंशन करना होता है, और उसमें फिर आप कहते हैं कि हर लेवल पे, हर स्टेज पे मसाइल हैं। हमारी जो है वो प्रोसेस में भी मसाइल हैं, हमारे कल्चर में भी मसाइल हैं, हमारी पब्लिक में भी मसाइल हैं। इस तरह करके आप कुछ चीजें फिर मेंशन कर देते हैं और एक पैराग्राफ में आप उसको कंप्रीहेंसिवली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सजेशंस की तरफ आ जाएं। रेमेडियल मेजर्स, वे फॉरवर्ड, हाउ कैन पाकिस्तान ओवरकम the hurdles to democracy and help democracy take roots, help democracy grow, help democracy strengthen in the society. How can democracy be strengthened in the society? How can the hurdles to democracy be overcome for successful future of democracy in Pakistan? कुछ भी लिख लें suggestions में। आप बताएं, suggestions लिखें। कामरान लतीफ साहिब कह रहे हैं कि आई गेस वी आर एक्सप्लेनिंग काजेज एज हर्डल्स। देखें, अगर वो हमसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो, हाँ मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि कुछ लोग काजेज को सेपरेट से लिखना शुरू हो जाते हैं और फिर उन्हें इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें नहीं समझ आती कि काजेज में अब क्या लिखना है और हर्डल्स में क्या लिखना है। काजेज भाग के लिखनी और फिर हर्डल्स में काजेज के ही पॉइंट्स उठा के लिख रहे होते हैं। तो जो डेमोक्रेसी किन वजूहात की बुनियाद पे यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकी, वही तो हम उसे बता रहे हैं, उनको हम सिर्फ नाम हर्डल्स का दे रहे हैं। सनम साहिबा कहती हैं इंक्रीजिंग जो है वो लिटरेसी रेट, तो वो तो एक हर्ड। ओके, पहला पॉइंट।
सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अब हमने इस चीज की भी प्रैक्टिस करनी है कि हम पहले कौन से पॉइंट्स लिखें, इसको हम फिर रेट करेंगे। एक तो लिटरेसी रेट हमने इंक्रीज करना है। दूसरी, अल्ताफ साहब कहते हैं कि हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। तो आप इसको स्ट्रॉन्ग, ये बात याद रखिएगा कि आप जब लिखते हैं ना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक गवर्नेंस, उसका मतलब यही होता है कि जितने भी आपकी इकोनॉमी में मसाइल हैं उनको आप बेहतर करें तो आपकी इकोनॉमिक गवर्नेंस जो इकोनॉमी की है वो अच्छी करें तो आपकी इकोनॉमी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हमें जनाब अब 10 मिनट रहते हैं मीटिंग के एंड होने में, तो फिर मैसेजेस का अंबार ना लगा दीजिएगा। जब मीटिंग एंड हो तो मैं लिंक फौरन भेज दूंगा। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक गवर्नेंस होगी, गिव क्वालिटी एजुकेशन टू मैसेज, ठीक है। लिटरेसी रेट, हाँ लिटरेसी रेट हमने लिख लिया, इसको हम जरा मजीद बेहतर लिख देंगे कि प्रमोटिंग जो है वो साउंड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन इन द कंट्री होगी ये चीज। सनम साहिबा कहती हैं सिविलियन सुपरमेसी, ठीक हो गया। सिविलियन सुपरमेसी की बात हो गई। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमी, ये बात हमने कर ली है। सनाउल्लाह साहब कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, हमने सिविलियन सुपरमेसी बात क्या के बाद खत्म कर दी, और एस्टेब्लिशमेंट जो है ये अच्छा। आगे प्रोटेक्शन ऑफ, अच्छा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओके। फंडामेंटल राइट्स। अली जुनेद साहब मेरे दोस्त हैं, एफएससी के क्लास फेलो भी हैं और बड़े करीबी दोस्त हैं, तो मैं उनसे ज़रा सख्ती से भी बात कर लेता हूँ तो इससे कोई बंदा डिस्करेज ना हो। आप लोग कुछ भी कहें, बेशक गलत कहें, यू आर वेलकम विद ओपन हार्ट। आपकी जो पार्टिसिपेशन है उसको ज़रूर इनकरेज किया जाएगा, एंड आई वांट दिस विद ऑल माय हार्ट कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बात हो गई। अच्छा जी, नूर साहिबा ने कुछ 10 एक पॉइंट्स गिनवा दिए हैं, हमारा काम आसान कर दिया है। रूल ऑफ लॉ, आप कहीं वो पार्लियामेंट्री रिसर्च कमेटी की मेंबर तो नहीं रही, या वहां पे कोई तो नहीं, आप असाइन वो इंटर्नशिप तो नहीं करती रही लोकल गवर्नमेंट? उसके अलावा करप्शन और सिविक सेंस एजुकेशन में आ जाएगा, मीडिया, इलेक्शंस और इकोनॉमिक गवर्नेंस हो गया। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, देखें अतर साहब ये बात बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप ये है किसी चीज को दरिया को कूजे में बंद कर देना। मुझे बताएं लोकल गवर्नमेंट इसमें आता है, अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस इसमें आते हैं, इलेक्शन कमीशन इसमें आता है, पार्लियामेंट इसमें आता है, मीडिया इसमें आता है, जुडिशरी इसमें आती है। तो अगर आपने यही एक चीज लिख दी तो फिर और जो कुछ भी लिखेंगे वो फिर इसकी रेपिटेशन हो जाएगी। या तो आप कहें ना कि व्हाट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स डू वी नीड फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके नीचे आप ये चीजें लिखें, मेंशन करें, वो सारे काम फिर भी बनता है। लेकिन अगर आपने ये तो एक ही लाइन में बात ही फिर खत्म कर दी, इस वजह से आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लिखेंगे, और उन इंस्टीट्यूशंस जिनको रिफॉर्म करने की जरूरत है वो सारे गिनवाएंगे उनको, ताकि आपके पास पॉइंट्स बने। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
ये तो हो जाए तो फिर सारे मसाइल ही खत्म हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर बहुत कुछ कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर मिलिट्री टेक ओवर को वैसे ही मना करता है और भी बहुत से कामों से रोकता है। तो बजाय सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहने के हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे, और रूल ऑफ लॉ पहले हो चुका है। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ बातें होती हैं आइडियल, और उनमें बड़ा वक्त लगता है। अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होने में अभी बड़ा वक्त लगेगा, इस वजह से हम इस पॉइंट को, ये फिर आइडियलिज्म की तरफ जाने वाली बात होगी, इस वजह से इसको हम स्किप कर रहे हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फेयर इलेक्शन, अवेयरनेस अमंग द पब्लिक, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट। अली जुनैद बिल्कुल ठीक है आपने, स्टेट इंस्टीट्यूशन, लेकिन हमने ये बात डिस्कस कर ली है कि हम इंस्टीट्यूशंस का को बजाय एक ही लाइन में लिखने के हम वो सारे इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग से लिखेंगे कि फलां इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है, फलां क्या कर सकता है। लीगल एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जी बिल्कुल ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स इस वजह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि हमारे दो इदारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वो सेम है। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। रिप्लेसमेंट ऑफ मार्केट वैल्यूज विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हुसैन साहब एक्सप्लेन करेंगे आप यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? मार्केट वैल्यूज किन वैल्यूज की बात कर रहे हैं और इकोनॉमिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं, और वो कौन सी हैं, और हमने उसको डेमोक्रेसी के साथ किस तरह अलाइन करना है कि हमारी डेमोक्रेसी ग्रो भी करे। इसको एक्सप्लेन करें हुसैन, या इसको एक्सप्लेन करें, या इसको मेरे ऐसे अल्फाज में फिर लिख दें कि जिससे खुद ही एक्सप्लेन हो जाए, जो कि मेरा आप लोगों के लिए सिंसियर मशवरा था। अल्ताफ साहिब कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल ठीक है। चेंज द नेचर ऑफ एजुकेशनल पॉलिटिक्स टू पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, ओके। आपने यूएसए की पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिक्स जो है उसको जो है वो पीसफुल बना लिया। देखें एजुकेशनल पॉलिटिक्स जो है, चाहे जितनी मर्जी कोई गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, जितनी मर्जी सिविलाइज्ड हो, वहां पे कोई ना कोई ग्रुप्स ऐसे जरूर होंगे जो किसी न किसी हद तक एजुकेशनल पॉलिटिक्स करेंगे। तो हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते, हम इसको कम कर सकते हैं। उसकी बजाय अगर हम ये पार्लियामेंट वाले पॉइंट पर फोकस कर लें तो आप इसमें इसको स्ट्रेंथन करने की बात कर लें, स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ पार्लियामेंट। इरेडिकेशन ऑफ प्लूटोक्रेसी, प्रकाश साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन और ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, पाक अफेयर के क्वेश्चन में आपने ये लिखा होता तो ठीक था, लेकिन जब आप इसको लिखने लगेंगे ना कि वेल्थ प्लूटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट ऑफ बाय द वेल्दी, तो ये जब पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शंस की बात हो जाएगी, और जब फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात हो जाएगी, और जब इकोनॉमिक गवर्नेंस की बात हो जाएगी, तो फिर कहाँ रहेगी प्लूटोक्रेसी। इस वजह से हम इसको नहीं लिख रहे हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ $1 1 वोट विद 1 पर्सन 1 वोट। हुसैन साहब पहले तो आप पिछला मार्केट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करें, मैं यहाँ पे स्टक हो गया और मैं यहाँ से आगे बिल्कुल नहीं चलना चाहता, क्योंकि इतना अहम पॉइंट मैं मिस नहीं करना चाहता। कभी कभी कुछ यार मेरे नॉलेज में भी ऐड कर दिया करें ना, ये पॉइंट एक्सप्लेन करें, हम इससे आगे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो पॉइंट ये है ना मार्केट वैल्यूज डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इसका मतलब जो है, जो मेरी नज़र में ये जो मनी का रोल है, इसको ख़त्म करके जो है ना इलेक्शन में पैसे लगा रहे हैं इस तरह की कि लोगों को हम खरीद के जो वो वोट ले रहे हैं।
तो इट मीन कीट इलेक्शन को एज ए मार्केट नहीं देखना चाहिए बल्कि एज ए प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। वो यकीनन इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वो कह रहे थे कि हमारे जो हम यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी जो है उसको प्रमोट करें। तो मार्केट इकोनॉमी में वो Yes, sir. चीजें आती हैं, प्राइवेटाइजेशन आती है और डी रेगुलेशन आती है और लैक ऑफ जो है ना गवर्नमेंटल, वेरी वीक गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस आती है इनटू द मार्केट। लेट द मार्केट फोर्सेस Yes, sir. डिसाइड whatever is going on। तो जी, और कोई बंदा है, किसी के कोई और पॉइंट्स हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बाद? anyone else who has something to share about suggestions for improving democracy in Pakistan? सर भूख लगी कर जा। ये जिसको भूख लगी है मेरी तरफ से जहर खाए। आप लोगों को जिस दिन कोई ऐसा उस्ताद मिला ना हिटलर किस्म का, मैं भी भूखा बैठा हूँ यार, अगर लाहौर में हो तो आओ मिल के खा लेते हैं खाना, परेशान ना हो। अली जुनैद, मैं समझता हूँ कि सख्ती मैं नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और सख्ती काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये सख्ती ना होती तो आज आपने जो मिलिट्री को इंक्लूड करने की बात की है ना, आप ये भी ना करते। आज तो चलो आपने कुछ इनपुट दिया है। भाईजान, मैंने मिलिट्री की इनको नहीं की, मैंने उसको निगेट किया है कि मिलिट्री को नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ माजरत जी। जी, माजरत, कुछ क्लास का माहौल बहुत सोगवार हुआ था तो थोड़ा बेहतर होना चाहिए। और कभी बंदा पूरी शर्ट पहन के भी क्लास ले लेता है, जब भी आपकी वीडियो ऑन होती है तो आप बहुत खौफनाक बैठे होते हैं। अच्छा नहीं तो मेरी एक दफा ऑन हुई है। अच्छा, कोई और बंदा है जिसकी जो है वो कोई इनपुट और सजेशन की तरफ, वरना हम फिर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। नो वन? इज देयर नो वन एल्स? ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि आप लोग अब मुझे ये बताएं कि आउटलाइन अब हम बनाने के काबिल हो गए हैं? वेयर आर यू गाइज? यस सर। आउटलाइन के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। हमने रैंडमली पॉइंट्स लिखे, उसके बाद हमने उनमें से सिलेक्शन की पॉइंट्स की, कुछ जो अच्छे पॉइंट्स थे उनको हमने फिर बेहतर वर्डिंग दी और हमने उसको लिख लिया। और हमने ये भी देखा कि कौन सी चीज़ें हमने जो पहले लिखी हैं उनको काउंटर। एक चीज़ जो आप लोग, चूँकि हम अगेन सिर्फ लिख रहे थे फिलहाल कि हमें जो कुछ भी याद आ रहा है, एक चीज़ जो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है वो ये है कि जो आपने हर्डल्स दी हैं आपने सबसे पहले उनको काउंटर करना है और उसके बाद कोई नया पॉइंट देना है। अगर आपके सजेशंस में आपने हर्डल्स को काउंटर नहीं किया तो दैट मीन्स कि आप लोग के सजेशंस किसी और चीज के लिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स कोई और हैं और आप हल किसी और चीज का बता रहे हैं, तो ये लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम्स लिखे हैं उन्हीं का ही हल बताना है सबसे पहले, उसके बाद आप बेशक जितनी मर्जी बातें जो है वो लिखें। चलें जी, अब थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं।
आप सब लोग इसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखवाएं मुझे। ग्रुप में हलीमा सादिया साहिबा एंटर हो चुकी हैं और वो हमें थीसिस स्टेटमेंट लिखवाएंगी इसकी। हम इसके होप्स, हर्डल्स, सजेशंस लिख चुके हैं। अब जो है हलीमा साहिबा हमें इसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखवाएंगी। अली जुनेद साहब, आपको थीसिस स्टेटमेंट का ही मेन इशू है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। चलें हम थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं। आप बनाएं, जिस तरह की भी आपसे बनती है आप बनाएं, बिस्मिल्लाह करें। और उसमें मैं अब आपको एक चीज बता दूं कि आपने होप्स भी लिख दी, हर्डल्स भी लिख दी और सजेशंस भी लिख दी। आप लोग मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, आप लोग लिखिए, आई विल बी बैक। किधर सो गए हैं सारे? थीसिस स्टेटमेंट कोई नहीं लिख के दे रहा। ओके, हम देखते हैं। हमारे पास होप्स भी हैं, हमारे पास हर्डल्स भी हैं और सजेशंस भी हैं। अब उसने आपसे ये तो पूछा नहीं है कि आपने ये डेमोक्रेसी के लिए होप्स ज्यादा हैं या हर्डल्स ज्यादा हैं, उसने दोनों पूछ लिए। उसने क्वेश्चन किया ही नहीं तो आपने दोनों बता दी। तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट कुछ इस किस्म की होगी कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज सीन या हैज विटनेस्ड a lot of या a wide array of या wide range of positive things या strengths, या आप इस तरह लिख लें कि democracy in Pakistan has gone through massive transformation because of a wide range of causes या because of a lot of causes या because of certain important prerequisites that were या that are considered to be important for ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। और उनमें से आप 3-4 जो होप्स लिखी हैं उनको मेंशन कर देंगे, या आप होप्स मेंशन ही नहीं करेंगे और आप साथ में लिखेंगे हाउएवर देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स या लॉट ऑफ हर्डल्स इन द फॉर्म ऑफ, उसमें से कुछ आप मेंशन कर देंगे। उसमें आप कुछ हर्डल्स की बात कर लेंगे कि ड्यू टू दिस 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 फैक्टर हमारे पास जो है वो वीक है डेमोक्रेसी। हाउएवर ये अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखें या सारे स्टेक होल्डर्स या सारे इंस्टीट्यूशंस मिल के चलें तो ये ग्रो कर सकती है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो थीसिस स्टेटमेंट होगी आपकी कितनी लंबी हो जाएगी इस तरह। इस वजह से मैं कहता हूं कि आप लोग जो इस चक्कर में पड़ जाते हो कि हमने कोई खास लाइंस ही थीसिस स्टेटमेंट बना के लिखनी है, तो फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। आप बड़े तरतीब से चलें। आप लिखें कि डेमोक्रेसी जो है ना, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एंड वाइडली अप्रिशिएटेड पॉलिटिकल सिस्टम या मॉडल ऑफ गवर्नेंस एंड वाइडली replicated या widely used या widely prevalent political system in the world. Unfortunately, democracy in Pakistan has seen a lot of problems, but in current times Pakistan has a lot of factors. Pakistan has Pakistani democracy has much to cherish, much to appreciate. Yeah, there are a lot of factors which give hope that democracy in Pakistan will take roots,
उसके बाद आप स्टार्ट लेना शुरू हो जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबल रोल ऑफ मीडिया, उसकी बात करें पीसफुल ट्रांजिशन, दिस आपको 5-6 बातें गिनवा दें, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि डेमोक्रेसी ग्रो करेगी। however democracy in Pakistan is still confronted with a few challenges, या a lot of challenges that can be surely countered. Among those challenges, this challenge is most important. उसके बाद आप suggestions की बात करेंगे और आप खत्म कर देंगे। बाकी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप, चूंकि फिर अगर आप 2 होप्स या 3 होप्स गिनवाएं, 3 हर्डल्स गिनवाएं, 3 सजेशंस गिनवाएं, तो आपकी तो थीसिस स्टेटमेंट बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसकी बजाय आप फिर सिर्फ, आपके पास रूम सिर्फ इतना है कि आप लिखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ना बड़ी सक्सेसफुली अब वर्क कर रही है। कुछ हर्डल्स हैं बट दे कैन बी काउंटर्ड बाय टेकिंग प्रैग्मेटिक मेजर्स, ये बात भी हो सकती है। और अगर थीसिस स्टेटमेंट आप बहुत लंबी लिख भी दें, 5-6 लाइंस की लिख भी दें, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। सनम साहिबा कहती हैं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर पाकिस्तान एंड देयर आर वेरियस होप्स ऑन द होराइजन regarding the bright future of democracy in Pakistan. However, there are certain obstacles which are impeding the growth of democracy, and they can be countered by taking some pragmatic and achievable measures. फिर आपकी थीसिस स्टेटमेंट सनम साहिबा अच्छी है और पूरी है। नूर कहती हैं कि although the current situation of democracy in Pakistan is not up to the mark, yet culture of democracy can flourish by taking some pragmatic measures. ये थीसिस स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसमें एक इशू है कि अगर आप अभी ये कह रही है ना कि ये अप टू द मार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 10 होप्स या 7 या 8 होप्स आगे जाके लिख रही हैं या उसकी सक्सेसेस लिख रही हैं, तो फिर आपकी ये चीज़ वीक होती है कि अगर कुछ 8-10 मेन पॉइंट्स हैं आपके पास, तो फिर तो हमारे पास बहुत होपफुल सिचुएशन है और बहुत प्रॉमिसिंग सिचुएशन है, प्रॉमिसिंग एनवायरनमेंट है डेमोक्रेसी की ग्रोथ के लिए। तो फिर आप ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, circumstances या political system of Pakistan is promising for the success of democracy because of many reasons. However, it is confronted with, it is challenged with a few hurdles as well, which can be tackled by taking pragmatic measures. फिर आपकी बात पूरी हो जाएगी। इमरान साहब कहते हैं कि democracy has seen many obstacles in Pakistan which include feudalism, multi-political parties, delayed constitution, no democracy within political parties, और resurgence of judiciary। यहाँ पे इसको ब्रेक करें जहाँ पे आपने जुडिशरी के बाद कॉमा डाला है, और उसके बाद लिखें however there is some hope, some नहीं बहुत सारी होप है, however there is a lot of hope that future of democracy will be bright in Pakistan। और चूंकि उसने पहले होप्स पूछी हैं तो आपने ये सारी हर्डल्स गिनवाई हैं, तो आप भी पहले होप्स ही गिनवाएंगे और उसके बाद लिखेंगे कि however। अब आपके इससे लग रहा है कि आप हर्डल्स से बहुत ओवरवेल्म्ड हैं या ऑब्सेस्ड हैं, और आप अगर आपने सारी हर्डल्स गिनवाई हैं तो फिर ये टॉपिक या जो थीसिस स्टेटमेंट है ये डिजर्व करती थी कि आप इतनी ही फिर उसको होप्स भी गिनवाते जो कि आपने नहीं गिनवाई। तो फिर आपके पास चॉइस है कि चंद होप्स और चंद हर्डल्स गिनवा लें, या वैसे ही जनरली लिख दें कि होप्स भी हैं और हर्डल्स भी हैं, लेकिन उन हर्डल्स को काउंटर किया जा सकता है, एंड सर्टेनली फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी वुड बी ब्राइट। हुसैन साहब कहते हैं although democracy has seen bleak past, yet its future seems bright due to various reasons। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अब ये बात है कि आप अगर इसको कुछ लिखना ही ना चाहें, आप उसको सिर्फ अपनी ओपिनियन बताना चाहें, तो वो ये है, आप मुख्तसरन भी इसको बता सकते हैं। शान अली कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच फेस्ड मैनी ऑब्स्टेकल्स बट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लिंक्ड विद डेमोक्रेसी, बट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान would certainly see a successful democracy। लिंक तो ऑब्वियसली हुआ है, लेकिन उसने ये क्वेश्चन नहीं किया कि क्या पाकिस्तान का फ्यूचर डेमोक्रेसी से लिंक्ड है। फिर अगर आप ये लिखते हैं कि ट्रूली फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान is linked with many factors but
it is the democracy with which it has the biggest link. और वो भी अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे होते कि वाकई डेमोक्रेसी से लिंक कर रहा है फ्यूचर, फिर अगर आप ये वाली लाइन लिखते तो बनता था। कामरान साहब कहते हैं there is no denying the fact that democracy is greater